इश्क बने ना दर्द कहानी। मगर मुझे समझ ये नहीं आ रही तुमने ऐसा कहा क्यों? तुम खाद भाभी की मदद करोगे, तुम तो खुद पुलिस से छिपते फिर रहे हो। अबे कौन मदद कर रहा है परी की? मैं उसे सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो चारों तरफ से तन्हा है और इस पूरे जमाने में उसका सिर्फ एक हमदर्द है। कौन है वो हमदर्द? तू है? मेरा तो नहीं ख्याल। मैं हूँ ना। मगर उस्ताद मुझे ये बताओ, इतने हजूम में से तुम भाभी को निकालकर अलग कैसे करोगे? वो मौलवी साहब और घर वाले साए की तरह चिपके रहते हैं उनको। ये की तूने ठीक बात, वाकई उसे जुदा करना ही मकसद है। चलो देखते हैं। पहला पत्ता तो फेंक दिया मैंने और मुझे लगता है कि मेरी सास भी मेरे झांसे में आ गई है। अब देखते हैं तेल और तेल की धार। ये क्या बेवकूफी है? मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे अब्बा जब तक नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगी मेरे घर पर बस। नाहिद, अभी तुम्हारा घर भी नहीं रहा और अकरम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी बात तल्ख जरूर है लेकिन अमूमन सच्ची बातें कड़वी ही लगती। मैं अपनी वजह से तुम्हारे घर वालों पे कोई और आफत नहीं लाना चाहती। पहली बात तो ये, अकरम की बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अगर रिश्तों में हम इतनी तोलमोल करने लगे तो ये दुनिया तो हमें सांस भी नहीं लेने देगी। कुछ रिश्ते नफे नुकसान के पैमाने से बढ़कर होते हैं। मैं जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि मौलवी चचा ने हम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन एक बेटी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है मैं उनको किसी भी परेशानी में मुब्तला होने से बचाऊं। अच्छा, क्या चाहती हो तुम? हम दुश्मन के डर से तुम्हें अकेला छोड़ दें? मेरा दुश्मन मेरा मुकद्दर है और मुकद्दर से कोई नहीं लड़ सकता। जितने अजाब मेरी किस्मत में लिखे हैं सब मुझे झेलने पड़ेंगे। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रही थी लेकिन हर बार कोई मसले ताड़े आ जाती। सी बात तुम समझ नहीं पाओगी। देखो नाहिद, मैंने तुम्हें बहुत दफा कहा मेरी वजह से अपने आप को मत उलझाया कर। क्या हुआ है? अकरम भाई से कोई बात हुई है क्या? नहीं, अकरम ने कुछ भी नहीं कहा। देखो, पहले मुझसे वादा करो तुम मुझसे कभी नफरत नहीं करोगी। मेरी जितनी भी बुराइयां, मेरे जो भी बुरा नजरिया बन जाए, लेकिन मुझसे नफरत नहीं करना। मैं तुम्हारी नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं मर जाऊंगी। पागलों वाली बातें मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा इख्तियार नहीं रहा। तुम्हारा शौहर ही तुम्हारी मर्जी का मालिक है, लेकिन मैं तुम्हारे किसी भी मजबूरी में किए हुए अमल को क्यों बुरा समझूंगी? खुद सच बता, तुम्हारी से कोई बात हुई है? छुआ है? मैं नहीं समझा पाऊंगी और तुम समझ भी नहीं पाओगी जो ये कैसे। देखो, दरअसल बात ये है कि हाँ भाई नाहिद, तैयारी हो गई तुम्हारी? हमें भी चलना चाहिए। अब क्या हालत है शबीर भाई की डॉक्टर साहब? इनकी मुसलसल बेहोशी नहायत तशवीशनाक है। बस आप लोग दुआ करें कि जल्द लम्हे सही इनको होश आ जाए, लेकिन ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये बहुत जीदार शख्स है डॉक्टर साहब, यकीनन मौत से लड़ रहा होगा। इसकी एक ही बच्ची है जिसका दुनिया में अपने बाप के सिवा और कोई नहीं है।
अगर इसे कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी। तो अपने बाप के लिए बहुत दुआएं करती है। अभी कुछ देर पहले मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे 1 घंटे के लिए घर जाने के लिए राजी किया है। अगर इसे कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी। कुछ करे खुदा ना मकसद। हम लोग अपनी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग बेफिक्र रहें। इंसानी बस में जो कुछ है हम वो सब आजमा रहे हैं, आप हौसला रखें। अच्छा चलो, अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी हो तो मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बस मैं अकेली नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, बस। मैं अकेली कहाँ हूँ, बुआ है ना मेरे साथ। और वैसे भी मैं सारा वक्त तो अस्पताल में होती हूँ अब्बा के साथ। रात को चंद घंटे के लिए वापस आती हूँ। उन चंद घंटों की बात कर रही हूँ। देखो बुआ बूढ़ी हो चुकी है, कब तक तुम्हारा साथ दे। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे। नाहिद, मैंने सोचा है कि मैं अस्पताल वालों से बात करके अब्बा के साथ ही रह जाया करूंगी रात, फिर मुझे वापस भी नहीं आना पड़ेगा। पहली बात तो ये, अस्पताल वाले वहाँ पे तुम्हें नहीं रहने देंगे, उनके असूल है, सख्ती है वहाँ पर बहुत। और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता निकलता है, तो वो ये है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे। हाँ नाहिद ठीक कह रही है। वैसे भी वो घर भी आपका अपना है, आपका जब दिल चाहे आप वहां आके रह सकती है। लेकिन कुछ नहीं, बस अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। साहब, ये इस्तकबालिया वालों ने दिया है, गालिबन अस्पताल का कोई हिसाब किताब है? हाँ, अस्पताल का बिल है गुज़श्ता हफ्ते का, मगर इन्होंने तो अच्छी खासी रकम डाल दी इसमें। मौलवी साहब, प्राइवेट अस्पताल है और शबीर भाई की हालत को देखते हुए कमरा भी तो उन्होंने अलग दिया है ना। हजारों रुपए तो कमरे का ही किराया बन जाता होगा। तो फिर क्या करते? सरकारी अस्पताल वालों ने तो पहले इनकार कर दिया था कि सिवाय जनरल वार्ड के उनके पास कोई जगह ही खाली नहीं है। और फिर सरकारी अस्पतालों का तो सबको पता है कि उनका क्या हाल है। अब हम शब्बीर मियाँ की जिंदगी को खतरे में तो नहीं डाल सकते थे ना। लेकिन मौलवी साहब, ये दिन ब दिन के बढ़ते हुए अखराजात, रोजाना के अस्पताल के बिल, कुछ तो करना होगा। क्या करें? हाँ ठीक कहते हैं आप। पिछला बिल भी अकरम मियाँ ने अदा किया था। मेरे पास तो जितने पैसे थे, चंद हजार थे, वो नाहिद की शादी के बाद जो बचे थे वो मैंने पहले ही जमा करवा दिए। कुछ पैसे हैं मेरे पास भी, लेकिन मौलवी साहब उन पैसों से आगे कितने दिन चलेंगे? क्या होगा? क्या करें? हाँ, और किसी और के सामने हाथ फैलाना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं कर सकते कि डॉक्टर से मशवरा करें कि शब्बीर भाई को किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दें? भाई, देखभाल करने वाला अमला तो वहाँ भी होगा ना, फिर हम सब भी तो हैं, करेंगे उनका ख्याल। 24 घंटे इंशाल्लाह ख्याल करेंगे। किस लिए हैं हम? नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर इस बात की इजाजत देंगे। हाँ, अगर शबीर मियाँ की हालत बेहतर होती तो शायद वो इजाजत दे देते। बहरहाल, क्यों ना आप अकरम मियाँ से भी मशवरा कर लें। देखिए, उस बच्चे को भी एतमाद में लेना जरूरी है। आखिर वो आपके घर का फर्द है। आप ठीक कहते हैं। हमें अकरम से मशवरा करना चाहिए। उसकी नजर दूर तक देख सकती है, वो कोई बेहतर मशवरा दे सकता है। इंशाअल्लाह।
अच्छा ये देखो बाजी, कल ही जापानी माल खोला है। ऐसा शेड पूरे शहर में नहीं मिलेगा आपको। ये लीजिएगा बाजी। खेर तो अच्छा है लड़के, लेकिन तुम्हारी दुकान की ली हुई ना हर चीज तीसरे दिन खराब हो जाती है। अभी पिछले दिनों लिपस्टिक लेकर गई थी, पिघल कर बह गई है सारी। क्या माजरा है ये? क्या 2 नंबर सामान लेने लगे हो मार्केट से? ये क्या कह रही हो खाला? हमारे सेठ को पता चल जाए कि हम 2 नंबर माल बेच रहे हैं, मार डालेगा हमें। ये देखो जापानी मोहर। नहीं अम्मी ठीक कह रही हैं। मेरा मस्कारा 2 दिन में सूख के कोयला हो गया है। अगर एतबार नहीं होता ना तो आती नहीं दोबारा यहाँ। कसम ले लीजिए बाजी, हम तो खुद बड़े परेशान हैं। आजकल हर तरफ से यही शिकायतें आ रही हैं। पता नहीं हमारी दुकान को किसकी नजर लग गई है। ये लो जाके पीको करो इनको। अरे कितनी अच्छी चूड़ियां हैं, बहुत सजेंगी आप पे। इस अहमद की बातों पर मत जाइएगा। हाँ मैं आपको ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसको देखते ही आप खुश हो जाएंगी, वो भी आधी कीमत पर। आखिर नुकसान भी तो पूरा करना है ना। अच्छा वाकई? क्या कोई सेल लगी हुई है आज? आपके लिए तो हर वक्त ही सेल है। असल में इतने अच्छे ग्राहक जो है हमारे। लेकिन अब की बार जो सामान लेकर जाऊंगी ना, अगर खराब निकला तो पूरी कीमत पर देकर जाऊंगी वापस। हाँ हाँ ले लूंगा ले लूंगा। एक बात तो बताओ खाला, ये जो मेकअप का नाजुक सामान है इसको तुम किसी ठंडी जगह पर रखती हो या नहीं? आजकल तो लड़कियां लिपस्टिक भी फ्रिज में रखती हैं। फ्रिज में चले तो ना सामान रखे ना। 18 घंटे तो लाइट नहीं होती इस इलाके में। ये इसमें हमारा कसूर तो ना हुआ ना। जाना तो बापटा वालों को भरना चाहिए। अब जापान वालों ने ये सोचकर माल थोड़ी ना बनाया कि गर्मी में गर्म कमरों में दराजों के अंदर आप माल रखेंगे। हर जाना तो हम आप ही से लेंगे। ले लीजिए ले लीजिए। ये लीजिए, ये लिपस्टिक आप ले जाइए। अगर पसंद आए तो पैसे दे दीजिएगा। अब खुश? ये हुई ना बात। तो खुद को मजीद उलझाने की जरूरत नहीं है। अकरम सुबह जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। तो मेरे पास होगी, मेरी नजरों के सामने होगी, मुझे भी तसल्ली रहेगी। तुम्हारी अपनी एक शादीशुदा जिंदगी है। अब तुम्हारे शौहर ने मुरम्मतन तो कह दिया रुकने के, लेकिन कब तक रुकूंगी? जब तक शबीर चचा ठीक होके घर नहीं आ जाते। और इस घर को अपना घर समझो। परेशान होने की जरूरत नहीं है और रोना बंद करो। वो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तो बताओ। मैं भी आपके साथ चलूं अस्पताल? मुझे भी जाना है। लेकिन हम जाएंगे कैसे? रिक्शे से और कैसे? भाई तुम भी चलो ना साथ। हाँ हाँ मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे। चलो सब चलते हैं। आगे बैठ जाओ। चलें भैया। हवा के पर लगा लेते, उसे भी साथ उड़ा लेते। ये दिल दीवाना हो जाता, उसे अपना बना लेते। यूं
चलते साथ जैसे दो सितारे साथ चलते हैं, मगर वो रात को और हम यूं ही दिन रात जलते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैंने सफदर को तुम्हारी तरफ ही भेजा था। मौलवी चाचा अब्बा कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक तो है ना? बस अचानक की उनकी नब्ज डूब गई। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मरीज कोमे में चला गया। नहीं बेटा, नहीं, फिलहाल डॉक्टरों ने किसी को भी अंदर आने से मना किया हुआ है। मैं भी उन्हीं के कहने पे बाहर आया। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक से? कल तक तो डॉक्टर कहते कि अब्बा की तबीयत संभल रही है। बस बेटा, ये इंसानी जिस्म जब इंसान के अपने इख्तियार में न रहे तो फिर डॉक्टर भला क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे अब्बा ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें हुआ क्या है? उनकी पल्स डाउन हो गई थी, ये तमाम निशानियां कोमा में जाने की हैं। हमने सीनियर डॉक्टर से कॉल कर लिया है। आई एम अफ्रेड पेशेंट इज गॉन इन कोमा। बस आप लोग दुआ करें। अभी हाथी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हाय मौलवियानी जी, बस जरा सी देर हो गई, वरना मैं तो बच्चियों के साथ ही अस्पताल चली जाती। वहाँ अकरम के हमसाये में गए तो उन्होंने बताया कि अभी गए हैं वो लोग यहाँ से। मगर ये तो बताओ, ये अपनी परी नाहिद क्या क्यों चली गई? यहीं रहती? क्या बताऊं बुआ, अरे परी तो पूरी तैयारी में थी घर जाने के और कह रही थी कि 4 दिन बुआ को अपने साथ रख लूंगी। मगर ये जो हमारी नाहिद है, परले दर्जे की बाउली है, वो ही ले गई जबरदस्ती परी को अपने साथ घर। आप खुद बताओ बुआ, जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं उनकी शादी को, ऐसे में जवान जहान सहेली कैसे रहेगी उन दोनों के साथ? नया नवेला जोड़ा है, कोई तुखे नहीं बनता। तुम मुझे ये बताओ कि मौलवी जी ने क्यों नहीं रोका उसे नाहिद के साथ जाने से? अरे उनकी खूब कही बुआ, उनका तो दिमाग काम ही नहीं करता इस उम्र में पूरी तरह से। पता नहीं क्या सोचकर हाँ कह दी उन्होंने नाहिद को। मैं तो कहती हूँ बुआ, बस एक आध दिन देखकर ना परी को वापस ले आओ घर, अपने ही घर रहे ना तो अच्छा है। पहले इतना बड़ा हादसा हो चुका है उसके साथ, कहाँ दर दर भटकती फिरेगी। ठीक कहती हो तुम मौलवियानी जी, मैं जाकर समझाऊंगी नाहिद को। अरे अपनी परी का क्या है, वो तो बेचारी इस वक्त किसी कटी पतंग की तरह है, बस हम जहाँ कहेंगे चल देगी। ए बहन, ये तो बताओ, जहाँ तुमने नाहिद का रिश्ता किया है वहाँ तुमने खानदान खुद जाकर देखा भी था कि नहीं, या किसी रिश्ते वाली ने तय कर दिया रिश्ता? बहन, हमने खुद जाकर तो लड़के का रहन सहन देखा नहीं मुल्तान में, बस वो मौलवी साहब ने ही किया है ये रिश्ता, उन्होंने पसंद किया, बाहरी मुलाकात होती थी उनकी। तो क्या आप तुम उसके खानदान में कभी भी नहीं जाओगे जहाँ तुमने रिश्ता तय किया? हाँ हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, मगर अभी तक तो नाहिद अपने ससुराल नहीं गई। बस शादी के फौरन बाद ही ये परी के अब्बा वाला मसला हो गया, सबका ध्यान उसी में लगा हुआ। छोड़ो भी सकीना की अम्मा, तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई? ए बहन, ये बात बहुत अच्छी होती है कि शादी से पहले सारे खानदान को अच्छी तरह से देख लिया जाए। आखिर को सारी जिंदगी लड़की ने वहीं तो गुजारनी होती है। अब जाने भी दो, खामखा बाल की खाल निकालने बैठ गई। अरे हो आएंगे मौलवी जी मुल्तान जब मौका मिलेगा। क्यों, क्या बात है बहन, कोई खास बात है? अरे कोई भी बात नहीं है, इसकी तो बस आदत है, इधर की उधर की लेके बैठ जाती है। अरे कुछ भी नहीं, कोई खास बात नहीं है। फिर भी आखिर हुआ क्या है? ए बहन, ये तो खामखा मुझसे नाराज रहती है। बस मैंने उसको इतना सा कहा कि नाहिद का मियाँ कुछ देखा भाला सा लगता है, उस पर ये नाराज हो गई। वहाँ अस्पताल में मिला था हमें, हमारे हैदराबाद में घरों में काम करती थी दाई, शाकरा नाम था उसका। वो लड़का हू बहू शाकरा के बेटे की तरह था। अरे अब तो बहुत अरसा हुआ उसे हैदराबाद में देखे हुए, पर जब तक शाकरा हमारे घर काम करने आती थी
उसका बेटा हर दूसरे चौथे रोज अपनी माँ से पैसे ऐंठने हमारे दरवाजे पे खड़ा रहता था, पर वो तो पक्का जवारी था। और यहाँ जुम्मन ये बता रही थी कि लड़के का माशाल्लाह से अपना बड़ा कारोबार है। आई बाज ना आई ना पूरी कहानी सुनाने से। अब चलो उठो, बहुत थक गई हूँ मैं। अरे तुम्हारी तो वही मिसाल है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अब चलो, वो नुक्कड़ के कोने पे कुल्फी वाला खड़ा था ना, वो खिलाओ मुझे चल के। बहुत थक गई हूँ, गर्मी इतनी। या वाह उस्ताद, किसकी है? अबे अपनी है और किसकी होगी? जबरदस्त है ना, वैसे जबरदस्त। टायर भी नए लग रहे हैं मुझे तो। सच उस्ताद, अब तो मैं दुकान का सामान लेने सदर बाजार इसी पर जाया करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर। आप चला लेते हैं गाड़ी या ड्राइवर रखूं आपके लिए? चल बे, जा अपना पीको कर, वक्त आने पे चला लें गाड़ी भी। गाड़ी किसके लिए है उस्ताद? अरे तेरी भाभी नंबर 2 को अस्पताल लाने जाने के लिए। रिक्शे में तो वो थानेदारनी साथ आके बैठ जाती है, कसम खुदा की सारा मजाक कुरकुरा कर देती है। मतलब भाभी भी तुम्हारे साथ गाड़ी पे बैठा करेगी अब? तो नहीं बैठेगी, पता नहीं बैठेगी। वैसे उस्ताद एक बात है, तुमने जो आज तक कहा है वो करके दिखाया है। अब तो परी भाभी को भी घर ले आए। अबे हाँ ना यार, लेकिन वो नाहीद हर वक्त उसका पहरा देती रहती है, तो पल भी उससे सुकून से बात नहीं हो रही यार। ऊपर से अस्पताल वाली ट्रेजेडी फिल्म पता नहीं कब खत्म होगी। कसम खुदा की अब तो उधार लेने की नौबत आ गई। अस्तगफुरुल्लाह। तो किसने कहा था उसके बाप के चक्कर में पड़ो? मैंने पहले ही कहा था, बड़े अस्पतालों के बड़े खर्चे होते हैं। परी का बाप ना होता ना तो मुझे कोई फिक्र ना थी। अच्छा बॉसन, जेब में पैसे कितने पड़े? हाँ 2 दिन की बिक्री है। चला दे, इन्हीं से काम चला लूंगा। क्या सारे दे दोगे क्या? पहले गिन तो लो। ना 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 बेटा, इश्क में गिनती नहीं होती, गिनती तो सौदागर करता है, और जो सौदा करता है वो इश्क नहीं करता। वैसे उस्ताद मैं भी चाह रहा हूँ कोई इश्क कर लूं, थक गया हूँ गिनती कर करके। बहुत अच्छे भाई, चाय कटेंगे। मुझ पे भी आपको उस्ताद की सोबत का असर हो गया है। चल दुकान का ख्याल रखिए। टेंशन नॉट। बात सुनो। अच्छा वो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, आज बड़े डॉक्टर ने राउंड लगाना है, तो कोई चीज मंगवानी है या कुछ भिजवाना है तो जल्दी बता दो। अस्पताल तो मैंने भी जाना है। अभी तो बहुत जल्दी है, घर के काफी काम रहते हैं। थोड़ी देर बाद आके हम दोनों को ले जाइएगा। नहीं, मैं आज दोबारा नहीं आ सकूंगा। वो अस्पताल के बाद मेरे दुकान में जाना है, बहुत जरूरी काम है, इसलिए जल्दी बताओ क्या करना है। नहीं नहीं अकरम भाई, मैं आपके साथ चलती हूँ। आप मेरे लिए रिक्शा मंगवा दे, मैं आपसे चलती हूँ। तुम घर का काम कर लो, देखो कैसे घर बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, आप रिक्शा मंगवा दो। रिक्शे की क्या जरूरत है, बाइक है ना, उस पे चलो साथ। अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे बॉडीगार्ड की तरह आता अच्छा लगूंगा क्या? अकरम भाई, मैं बाइक पे कैसे? हाँ तो क्या हुआ, पूरी दुनिया जाती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं नहीं, ये शबीर चाचा के साथ ही सिर्फ बाइक पर बैठती थी, गैर मर्दों के साथ हिचकिचाती है। अच्छा भाई, मर्जी तुम लोगों की, मैं जा रहा हूँ, बहुत से काम है मुझे। वैसे भी शबीर अंकल वहाँ अकेले होंगे। नहीं 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 अकरम भाई, मैं आपके साथ चलती हूँ। लेकिन परी तुम ना ही तुम घर के काम निपटा लो ना, तब तक मैं अकरम भाई के साथ चली जाऊंगी, शाम तक लौट आऊंगी। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज।
ये सरोपा बातें लेकर बैठ गई हो तुम? वो बुआ की देवरानी ने कहा और तुमने यकीन कर लिया। तुम औरतों को भी वक्त गुजारी के लिए कोई ना कोई मौजू चाहिए होता है बस। अरे मौलवी साहब, बुआ की देवरानी ने तो बस एक शुबे का इजहार किया है। मैं कहती हूँ आखिर इसमें हर्जी क्या है? देखिए, नाहिद के ससुराल में हमने एक बार तो मिलने जाना ही है ना, तो फिर आजकल में ही क्यों नहीं? तुम तो जानती हो यहाँ क्या कयामत आई हुई है। कुछ फुर्सत मिले इन परेशानियों से तो मैं किसी और तरफ देखूं। बुरा मत मानिएगा मौलवी साहब, मैं कहती हूँ खुदा लगती। देखिए मौलवी साहब, दूसरों की बेटी के लिए अपनी सगी बेटी के फराइज भूल जाना भी तो बड़ी नाइंसाफी है ना। पहले अपने घर आंगन को देखना चाहिए, दूसरों की फिर देखी जाएगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पर ये तो अपनी ही बेटी है। और फिर मैंने खुद अकरम के भाई आजम के ससुर की वफात पर उसे खत लिखा था। जो उसने मुझे टेलीफोन नंबर दिया था उस पे फोन किया था। उनका खत भी शुक्रिया का आ गया था। मैंने किसी राह चलते के साथ अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर दिया था। खूब अच्छी तरह मैंने तस्दीक कर ली थी। मैं सब जानता हूं। अच्छा, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं अकरम और नाहिद के साथ मुल्तान खुद हो आऊंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ, बस मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। अरे आप जानते हैं ना, जब एक बार दिल में वसवसा आ जाए ना, फिर मुश्किल से ही निकलता है। दिलों में वसवसे डालना शैतान का काम है और बेटी का मामला है। हर आते जाते की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना तुमने। अरे अब आप कहाँ चल दिए? 2 घड़ी घर में हमारे पास भी बैठ जाइए कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ। बच्चियां वहां अकेली होंगी, जरा उन्हें देखा। अरे मैंने कहा ना, खाना तैयार है, खा कर जाइएगा। तो उन्हें लेकर आता हूँ, इकट्ठे बैठकर खाएंगे। मुझे अकरम से कुछ बात भी करनी है। मैंने उससे यही मशवरा करना था बेटा कि क्या करें। मैंने पूरी सूरत हाल की तफसील तो बता दी है। कि मौलवी साहब, शबीर साहब की हालत इस तरह की तो नहीं है कि इस पर उन्हें कहीं भी मुंतकिल किया जा सके। और डॉक्टर्स की राय भी आपने सुन ही ली। मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि शब्बीर मियाँ जितने खुले दिल के इंसान हैं, उन्होंने बुरे वक्त के लिए कुछ पसंदाज भी नहीं किया होगा। लगी बदली तनख्वाह थी उसकी और इस महीने की तनख्वाह पता नहीं वो भी मिलती है या नहीं। चलिए, आप हरगिज फिक्र मत करें मौलवी साहब, मैं बंदोबस्त करता हूँ पैसों का। नहीं बेटा, ये तुम्हारी सादतमंदी है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। मैं पहले ही तुम पे बोझ डालकर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे मौलवी साहब, आप शर्मिंदा मत। देखिए, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मैंने आपसे एक बात छुपाई रखी। असल में आपसे छुपकर परी ने मुझे कुछ रकम दी थी। उस वक्त मैंने उसकी खुदारी बचाने के लिए वो रकम रख ली थी। ज्यादा पैसे नहीं है, यहाँ का एक और दिन का खर्चा निकल आएगा। मैं सोचा था किसी मुनासिब मौके पर वो पैसे परी को वापस कर। उसने ये बाप की तनख्वाह में से ही पैसे जोड़े होंगे। पता नहीं कब से बेचारी जमा कर रही होगी। तुम ऐसा करो बेटा कि वो पैसे अभी पास रखो। मैं देखता हूँ कोई सूरत हाल शायद निकल आए मस्जिद की उजरत में से। मौलवी साहब, आप प्लीज अपने सर पर कोई बोझ ना ले। मैंने कहा ना, अब आपके और नाहिद के हवाले से परी से मेरा भी कोई रिश्ता है। मैंने वो पैसे काउंटर पर जमा करा दिए, आगे का बंदोबस्त भी हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि हम शबीर साहब की जान बचाने के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग ना करें।
पीते रहो बेटे, पीते रहो। इंसान की तरबियत उसके लफ्जों में बोलती है। ये नाहिद की माँ तो बस ऐसे ही। अरे क्या हो गया खाला, उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ नहीं, ऐसे ही बस कुछ ख्याल आ गया था। अच्छा बेटा, मैं जरा परी को लेकर घर के चक्कर लगा हूँ। वो मौलवियानी जी बार बार पूछ रही थी नाहिद का, मेरा ख्याल था कि वो यहीं अस्पताल में होगी। तुम भी बेटा कुछ थोड़ी देर के लिए सस्ता जी बेहतर। हाँ? अकरम भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी बोले। ये अब्बा ने मुझे बनवा कर दिए थे, आप ये बाजार जाके बेच दें। मगर खुदा के लिए मेरे अब्बा को किसी गैर मयारी अस्पताल में शिफ्ट मत कीजिए। अरे ये क्या कर रही हो तुम? इन्हें अपने पास रखो और बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे अब्बा को कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे। मैं जानती हूँ आप सब मिलकर मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर मैं किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहती, ये आप रखें। मैंने कहा ना, सब संभालो। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? ये भाई ऐसी बात नहीं, एक आप ही तो हैं इस मुश्किल वक्त में मेरा सहारा। आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए। इश्क बने ना